नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियांस एकेडमी में। जैसा कि हमारा लगातार चैप्टर चल रहा है, हिंदी सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर चल रहे हैं। हमने अभी तक वर्णमाला को पूर्ण रूप से सीख लिया है। इससे आगे हमारा चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसका अर्थ बदल दें या उसकी विशेषता बदल दें, उपसर्ग कहलाते हैं। ध्यान रखना है, शब्दांश शब्द लिखा है, ऐसा क्वेश्चन में कई बार आता है कि प्रत्यय या उपसर्ग क्या होते हैं, तो वो शब्दांश होते हैं। अब आते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है संस्कृत के उपसर्ग, जिनकी संख्या 22 होती है। नंबर 2 है हिंदी के उपसर्ग, जिनकी संख्या 13 होती है। नंबर 3 है उर्दू के उपसर्ग, जिनकी संख्या 19 होती है। कुछ अन्य उपसर्ग भी होते हैं जिनको हम, पहला है अंग्रेजी के उपसर्ग, दूसरा है संस्कृत के अव्यय शब्द। ऐसे कुछ संस्कृत के अव्यय शब्द होते हैं जिनको हम उपसर्ग के रूप में हिंदी में प्रयोग करते हैं। जरा और थोड़ा सा उपसर्ग के बारे में बता देता हूं। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ, उप का मतलब होता है शुरू में या आदि में या समीप। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। इसका एक साथ अर्थ हो जाता है, उपसर्ग का एक साथ अर्थ हो जाता है किसी शब्द में जुड़कर नया शब्द बनाना। और उपसर्ग के अब हम प्रकार के बारे में चलेंगे। नंबर 1 है, पहला है हमारा संस्कृत के उपसर्ग। देखिए हम चलते हैं उपसर्ग के प्रकारों की तरफ। सभी प्रकार की थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। ज्यादा लिखना संभव नहीं हो सका, इसलिए हमने कम ही लिखा है। सबसे पहले आते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है। कुछ किताबों में कम बढ़ती भी दे रखी है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। किसी भी एग्जाम में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, या हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, या अंग्रेजी के या उर्दू के। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और ऐसे भी नहीं पूछा जाता कि निम्नलिखित में से बताइए कि हिंदी के या अंग्रेजी के या संस्कृत के या उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं। बस क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं अभी बताता चलूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जैसे शब्द है अति, शब्द नहीं कह सकते, इसको कहेंगे हम शब्दांश। क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग और प्रत्यय निम्नलिखित में से क्या है, शब्द, शब्दांश, वाक्य या पद। तो हमें शब्दांश पे निशान लगाना होता है। अति से बना है अत्यधिक, अत्यंत। ऐसे ही उपसर्ग हमारा अधि, अधि से बना अधिकार, अधिनायक। ऐसे हमारा नेक्स्ट उपसर्ग है अनु, अनु से बना है अनुकरण, अनुशासन। नेक्स्ट है अप से बना अपमान या अपकार। नेक्स्ट है हमारा अभी से बना है अभिमान, अभिमुख। तो देखते चलिए आगे हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे ए से बना अटल, अभाव। इनको अलग अलग करना मैं अभी इसके बाद ही बताऊंगा, किस प्रकार हम इनको जोड़ते हैं, किस प्रकार हटाते हैं और किस प्रकार कौन सा मूल शब्द बचता है, कौन सा
यौगिक शब्द बचता है, जिस पे जो भी होगा सब बताऊंगा। नेक्स्ट है अन। अन से बना अनमोल, अनपढ़। कैसे, कपूत, कचोट। कु से कुचक्र, कुकर्म। नी से निडर, निकम्मा। नेक्स्ट है हमारा उर्दू के उपसर्ग, इनकी संख्या होती है 19। उर्दू में देखो, खासकर हम हिंदी भाषा में अपनी उर्दू के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते भी हैं लेकिन हमें ये पता नहीं लगता कि कौन सी भाषा से लिया गया है। उन्हीं में से कुछ जुड़े होते हैं, कुछ शब्दांश जुड़े होते हैं जिन्हें उर्दू के उपसर्ग कहा जाता है। जैसे शब्द है, शब्दांश है अल। अल से बना है अलवत्ता। कम, कम से बना है कम वक्त। खुश, खुश भी शब्दांश है, खुश से बना है खुश नसीब। उसी प्रकार अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं, इनकी कोई निर्धारित संख्या नहीं है। जैसे हेड, हमें पता है कि हेड अंग्रेजी में होता है, बना है हेड मास्टर। देखा होगा सब, सब इंस्पेक्टर, सब डिप्टी कलेक्टर, इस टाइप के जो सब शुरू में जुड़े होते हैं ये उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा संस्कृत के ऐसे अव्यय शब्दांश। संस्कृत के ऐसे अव्यय शब्दांश जैसे अध और अंत, इससे बना अधोगति, अंत से बना अंतःकरण। कुछ नियम हमारे इसमें संधि के भी फॉलो होते हैं। कौन सी जगह संधि का नियम फॉलो होता है और कौन सी जगह हमारा उपसर्ग का नियम फॉलो होता है, ये सब हम नेक्स्ट बताने वाले हैं। देखिए अब हम चलते हैं प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। प्रीति प्लस ए। प्रीति का मतलब होता है बाद में। ए का मतलब होता है जुड़ने या आने वाला। शब्द बन जाता है पूरा बाद में जुड़ने वाला। ये तो हो जाता है हमारा प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ। अब चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। जो शब्दांश, शब्दांश जरूर ध्यान रखना, जो शब्दांश किसी अन्य शब्द में बाद में जुड़कर उस शब्द की विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर, बाद में जुड़कर शब्द की विशेषता में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब आते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार होते हैं दो। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? दो। ऊपर लिख देता हूं। प्रत्यय के प्रकार होते हैं दो। नंबर 1 है किरत या किरदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय किसी क्रिया या मूल धातु में
जुड़कर बनते हैं उन्हें किरत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। एक शब्द मैंने लिखा कृदंत, कभी कभी आ जाता है, इसको भी दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, किरत प्लस अंत। किरत का मतलब धातु से होता है, अंत का मतलब बाद में होता है, अर्थात धातु के बाद में जो शब्द या शब्दांश जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमारा शब्द है आई, देखिए हमारा प्रत्यय है आई, धातु है लिख। जब हम किसी धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं, लिख प्लस आई, तब हमारा जो प्रत्यय जो स्वर इसमें लगा होता है पहले वाले वर्ण में, पहले वाले शब्द में, वो स्वतः ही हट जाता है और दूसरा वाला स्वर जो होता है वो कार्य करने लगता है। जैसे लिखाई। अब लेते हैं जैसे पढ़ना शब्द है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। अगर हम इसमें आई शब्द दे जोड़ें तो हमारा पढ़ना ही नहीं होगा, पढ़ाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें क्रिया में और धातु में अंतर का पता होना चाहिए। क्रिया में और धातु में अंतर का पता होना चाहिए। क्रिया किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं, मैं बता देता हूं एक शॉर्ट रूप में। क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो हमने सीखा ऐसे प्रत्यय जो धातु में या क्रिया में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इससे नेक्स्ट है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अब हमारा सेकंड नंबर है तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा है क्रिया के मूल रूप धातु को छोड़कर, क्रिया के मूल रूप धातु को छोड़कर अन्य सभी शब्दों में, अन्य सभी शब्दों में, अर्थात शब्द कौन कौन से हैं देख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय, इनमें जो शब्द लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देख लेते हैं प्रत्यय क्या क्या है। मान लेते हैं एक प्रत्यय आ है, आ प्रत्यय है हमारा। मान लेते हैं एक शब्द है भूख। सभी को पता है कि भूख क्रिया नहीं है। यदि हम इसमें आ जोड़ दें तो शब्द हो जाएगा हमारा भूखा, और ये हमारा क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय। एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे
आनी। भूख क्या है हमारा, ये विशेषण है वैसे तो। शब्द ले लेते हैं यहां पर नौकर। नौकर क्या है हमारा, संज्ञा। इसमें जोड़ दिया आनी, क्या बना, नौकरानी। देखिए दोबारा मैंने लिखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में जुड़ने वाले। तो देखिए भूख है विशेषण, नौकर है संज्ञा, दो हो गए। इससे और भी बन जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा लिखना बोर्ड पर पॉसिबल नहीं होता थोड़ा। अब हम देखते हैं प्रत्यय या उपसर्ग की कोई एक निश्चित विशेषता क्या होती है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता, एक ही निश्चित विशेषता होती है। प्रत्यय लगने के बाद या जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है वह संज्ञा या विशेषण होता है। संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे अभी हमने जोड़ा आई था, लिख था, जोड़ने के बाद लिखाई बना। लिखाई क्या है, विशेषण। तो शब्द जब बनकर तैयार हो जाता है तो वह कहलाता है विशेषण। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। प्रत्यय में जब शब्द प्रत्यय लगने के बाद नया शब्द कैसे बनता है। किस प्रकार हम शब्द का नया निर्माण करते हैं, किस प्रकार लगाते हैं, वो देख लीजिए। बहुत ध्यान से देखना है, ये शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। एक तरफ लिख रहा हूं मैं निर्बल ध्वनि, एक तरफ लिख रहा हूं मैं सबल ध्वनि। ऊपर लिख लेता हूं। एक तरफ लिख लेता हूं सबल। हमें, आपको भी पता है, यह, वह और रह, यह और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। लेकिन इनसे बड़ा क्या होता है, यह से बड़ा होता है छोटी ई, इससे बड़ा होता है बड़ी ई, इससे बड़ा होता है ए, इससे बड़ा होता है आई। वैसे बड़ा होता है ऊ, उससे बड़ा होता है बड़ा ऊ, उससे बड़ा होता है ओ, और उससे बड़ा होता है औ। रे से बड़ा होता है ऋषि ऋषि, इससे बड़ा होता है डबल ऋषि ऋषि, अब खासकर किताबों में नहीं आती। इससे बड़ा होता अर, और इससे बड़ा होता हमारा आर। थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो हमें यह भी मिल जाएगा। इसमें यहां और लिख लेता हूं, ऐसे बड़ा बड़ा होता है। इससे हमें यह भी पता लग जाएगा। इसमें कुछ संधि के नियम भी फॉलो हो गए हैं, जैसे इसमें गुण संधि का हो गया है, इसमें वृद्धि का हो गया है, इसमें दीर्घ का हो गया है। 3 नियम इसमें फॉलो हो गए हैं। जब हम संधि पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे कि ये नियम वहां पर कार्य करेंगे। अब हमारा जो मेन मकसद है इसका, इस टेबल बनाने का, वह है एक शब्द ले लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा शब्द है विधि, और इसमें हमें लगाना है इक प्रत्यय। विधि शब्द में हमें लगाना है इक प्रत्यय।
या एक शब्द है विधान, इसमें लगाना हमें इक प्रत्यय। आपने खासकर देखा होगा वैधानिक लिखा हुआ, इसको हटा देते हैं, इससे समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, हमने इक लगाया यहां पर। यदि हम एक साधारण नियम की तरफ देखें तो हमारा जो शब्द होना चाहिए था ये होना चाहिए था विधानिक, क्योंकि हमें इक जोड़ना है इसमें। समझ में आ रही है? इक जोड़ना है, अन्यथा हमारा वैधानिक क्यों बना? इस पर दो मात्राएं कहां से आई, जबकि यहां पर तो दो मात्राएं थी ही नहीं। इसको समझेंगे हम यहां से, ध्यान रखना है। जब इक और यह, एक तो प्रत्यय और है, फिलहाल मैं इन दोनों से बता देता हूं समझ में आने के लिए। इन दोनों प्रत्ययों को जब हम किसी शब्द में जोड़ते हैं तब पहले वाले वर्ण पर जो भी मात्रा होती है वो उसी लाइन के सबसे अंत वाले में बदल जाती है। अब देख लीजिए कैसे। इक प्रत्यय जोड़ा तो वह पे हमारे ई की मात्रा कौन सी? छोटी की मात्रा है ये, और इसका जो अंतिम वर्ण है वो है आई, और आई की मात्रा क्या होती है भैया? ये होती है, नहीं सभी जानते हैं। अब हम फिर लिख देते हैं, बै पे से हमने ई हटा दिया, ये बचा ध आ न, इस पे इक जोड़ दिया, लेकिन ये वाली ई जो है हमारी हमने जो हटाई है वह बनेगी आई की मात्रा, तब होगा ये वैधानिक। इसी पर मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं जो यूपीएसआई में आया था कई साल पहले। अब तो खैर कई साल से कोई परीक्षा नहीं हुई है यूपीएसआई की। शब्द था भौतिक, शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? ऑप्शन थे भूत, भौत, डी था भित। अब देखिए हमारा शब्द है भौतिक। अगर हम इस नियम को फॉलो करें तो हमें पता है ओ की मात्रा कहाँ है? बै वाले में। तोड़ कर देख लेते हैं। अगर हम इसको तोड़ें, भौत प्लस, यहाँ दो मात्राएं हैं, भौत प्लस इक, यदि हम इनको तोड़ कर देखें तो हमारा भौत का कोई एक सार्थक अर्थ नहीं है। और हमने बताया था जब इक प्रत्यय लगता है तो जो यहां पर स्वर होता है, पहले वाले वर्ण पर जो भी स्वर होता है वो अंतिम वर्ण वाले में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो आंसर होता हमारा वो होता भूत। देखिए जरा, भूत से बना के देखते हैं। भूत प्लस इक, ऊ है हमारा, ऊ का अंतिम क्या है? ओ, औ है, इक है, इस पर लगेगा, यहां क्या बन जाएगा? भौतिक हो गया। और भी हैं, और किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझना है। यदि किसी की समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकता है। इससे आगे समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।